बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विथ रूबी में। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं हिंदी साहित्य से यूजीसी नेट की तैयारी करवा रही हूं दोस्तों। और आप जानते हैं कि जब भी हम यूजीसी नेट की तैयारी अगर हिंदी साहित्य से कर रहे हैं तो रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को बिना पढ़े हमारा यूजीसी नेट का एग्जाम नहीं निकल सकता है दोस्तों। तो इसीलिए मैं आजकल लेके आ रही हूँ कि रामचंद्र शुक्ल जी ने किन किन कवियों को क्या क्या कहा है। दोस्तों, जब हम जो भी एग्जाम दिए होंगे तो हमने देखा था कि 2 या 3 प्रश्न उसी से पूछे जाते हैं कि क्या कौन से कवियों को रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या क्या कहा है। तो कल के वीडियो में मैंने देखा था अमीर खुसरो, विद्यापति, रहीम और रस खान के बारे में। आज इससे आगे मैं 2-4 कवियों को लेके आई हूँ। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि किन किन कवियों को रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या क्या कहा है। सबसे पहला कवि जो मैंने लिया है केशव दास जी। केशव दास जी हमारे रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं, लेकिन रामचंद्र शुक्ल जी ने इन्हें रीतिकाल के कवि नहीं माना है। उन्होंने इन्हें भक्ति काल के अन्य कवियों में दर्जा दिया है। और रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल के कवियों की शुरुआत चिंतामणि से किया है, जो कि आगे की वीडियो में हम देखेंगे जब हम रीतिकाल को पढ़ाएंगे। तो दोस्तों, तो आइए देखते हैं कि केशव दास जी को रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है। तो केशव दास जी संस्कृत के पंडित थे। दूसरा जो पॉइंट उन्होंने कहा है कि शास्त्रीय पद्धति से साहित्य चर्चा का प्रचार भाषा में पूर्ण रूप से करने की इच्छा उनके लिए स्वाभाविक थी। तीसरा जो पॉइंट उन्होंने कहा है कि ये काव्य में अलंकार का स्थान प्रधान समझने वाले चमत्कारी कवि थे। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ये रस रीति को अलंकार के अंतर्गत ही लेते थे। पांचवा जो उनके पॉइंट है जो रामचंद्र जी ने केशव दास जी के बारे में कहा है वो है कि केशव को कभी हृदय नहीं मिला था, उनमें सहृदयता और भावुकता भी न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि केशव के लिए प्राकृतिक दृश्यों में कोई आकर्षण न था। अंतिम जो लाइन है वो प्रबंध काव्य रचना के योग न तो केशव में अनुभूति ही थी न ही शक्ति थी। दोस्तों, ये 7 पॉइंट है जो कि रामचंद्र शुक्ल जी ने केशव दास जी के बारे में कहा है। और दोस्तों, ये सारे पॉइंट आपको अच्छी तरह याद होने चाहिए कि जब से पैटर्न बदला है सिलेबस का तब से इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और इस प्रकार के पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक होती है। दोस्तों, मैं उन्हीं टॉपिक को ला रही हूँ जिससे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं या जिससे पूछे जाने की संभावना है दोस्तों। तो आइए देखते हैं दोस्तों दूसरा कौन सा कवि है। उसके बाद जो कवि है वो हमारे सेनापति जी है। ये भी रीतिकाल से ही आते हैं। इनके बारे में जो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि ये बड़े ही सहृदय कवि थे, ये बड़े ही सहृदय कवि थे और ऋतु वर्णन में तो इनके जैसा किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। उसके बाद जो है वो है कि इनके ऋतु वर्णन में प्रकृति निरीक्षण पाया जाता है। चौथा जो उनके लिए पॉइंट है कि कहीं कहीं विरामों पर अनुप्रास का निर्वाह और यमक का चमत्कार भी अच्छा है दोस्तों। और देखिए 5वां जो पॉइंट रामचंद्र शुक्ल जी ने जो कहा है कि अपने समय के ये बड़े भावुक और निपुण कवि थे। दोस्तों, आपको ये सारे पॉइंट याद होने चाहिए क्योंकि जब भी क्वेश्चन आते हैं तो इसमें ऑप्शन में हम फंस जाते हैं। उसमें रहता है ए या बी या ABC या ABCD, इसी टाइप के दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको इनके सारे पॉइंट अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं मतीराम के बारे में उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि इनकी सरलता अत्यंत स्वाभाविक है, न तो उसमें भावों की कृत्रिमता थी न भाषा की। दूसरा जो है कि भाषा शब्दांबर से सर्वथा मुक्त है। तीसरा जो है कि केवल अनुप्रास के चमत्कार के लिए अशक्त शब्दों की भर्ती कहीं नहीं है। इसके बाद जो है कि जितने शब्द और वाक्य हैं वे सब भाव व्यंजना से ही प्रयुक्त है। 5वां जो पॉइंट उन्होंने कहा है कि रीति काल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़कर और किसी कवि में मतीराम सी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती है। दोस्तों, ये 5 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे रीतिकाल के मतीराम जी भी प्रसिद्ध कवि थे। उसके बाद जो आ जाते हैं पद्माकर भट्ट भी हमारे रीतिकालीन कवि ही हैं। आइए दोस्तों देखते हैं कि उनके बारे में रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है। उनके बारे में कहा है कि इनकी भाषा में अनेक रूपता है जो एक बड़े कवि में होनी चाहिए और भाषा की ऐसी अनेक रूपता गोस्वामी तुलसीदास जी में ही दिखाई पड़ती है। यानी कि यहाँ पे कहने का अर्थ ये है कि जो रामचंद्र शुक्ल जी ने पद्माकर की तुलना गोस्वामी तुलसीदास जी से की है। और दूसरा जो है कि भाषा की सब प्रकार की शक्तियों पर इस कवि का अधिकार दिखाई पड़ता है। इसके बाद है कि रीतिकाल के कवियों में सहृदय समाज में बहुत श्रेष्ठ स्थान से देखता है।
दोस्तों ये कुछ पॉइंट है, ये चारों जो रीतिकाल के कवि है उनके बारे में रामचंद्र जी शुक्ल जी ने क्या क्या है यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश की हूँ। दोस्तों एक और बात है, जब हम प्रीवियस ईयर में देखे थे कि एक लाइन था कि मीनागढ़ बम्बई सुमंद मंद राजबंग बंदर को बंद करी बंदर बसा बेगी, ये पद्माकर की लाइन है। और एग्जाम में ये पूछा गया था कि ये लाइन पद्माकर ने किस कवि को कहा था, तो ये कवि को कहा था कि ग्वालियर के महाराज दौलत राव सिंधिया का है। यानी कि मीनागढ़ बम्बई सुमंद मंद राजबंग बंदर को बंद करी बंदर बसा बेगो, ये किसको कहा था, तो महाराज दौलत राव सिंधिया के दरबार में कहा था। दोस्तों अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। तो धन्यवाद दोस्तों, घर में रहिए, खुश रहिए।